गरीब लोग रहते हैं, एसटी पॉपुलेशन। हमारा यहाँ पहले चुरुंडा में प्राइमरी स्कूल होता था 5वीं तक। 5वीं के बाद बच्चे छोड़ देते थे। आज भी रोड होते हुए भी सर हमारे पास 100 रुपया नहीं है, 50 नहीं है कि हमारे बच्चे गाड़ी में चढ़ के जाएंगे। आला काम इस पे गौर फिक्र कर रही है रोड के ऊपर, मगर रास्ते में जो ठेकेदार हैं उन्होंने चोरियां की। उड़ी से थाजल और थाजल से चुरुंडा तक जो रोड हमारा आ रहा है, और चुरुंडा से इसका एक लिंक है जो वो बड़ग्राम में जा रहा है। आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आप सभी का हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट फिजा नज़ीर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम ऊड़ी इलाके के सबसे आखिरी गांव चुरंडा में मौजूद है। नाज़रीन, आपको बताती चलूं कि हम अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बिल्कुल नज़दीक मौजूद है। नाज़रीन, आपको बता दूं कि हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद यही रहता है दूर दराज इलाकों में जाना, वहाँ के लोगों की बातें सुनना और उन्हें आला हुक्काम तक पहुँचाना। चाहे बात डेवलपमेंट की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, अनएम्प्लॉयमेंट की हो, चाहे बात एजुकेशन की हो, हेल्थ सेक्टर की हो या वुमेन एम्पावरमेंट की हो, हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि लोगों की बात आला हुक्काम तक पहुंचाना। तो आइए बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे और करते हैं चुरंडा के लोगों से बात। चुरुंडा में गरीब लोग रहते हैं, एसटी पॉपुलेशन है। आज भी रोड होते हुए भी सर हमारे पास 100 रुपया नहीं है, 50 नहीं है कि हमारे बच्चे गाड़ी में चढ़ के जाएंगे। रोड में कलवेट और ड्रेन निकल जाएगी और आगे जो बचा हुआ है उसमें काम हो जाए, तब हमारा रोड ठीक हो जाएगा। उड़ी से थाजल और थाजल से चुरुंडा तक जो रोड हमारा आ रहा है, और चुरुंडा से इसका एक लिंक है जो वो बड़ग्राम में जा रहा है। आला काम इस पे गौर फिक्र कर रही है रोड के ऊपर, मगर रास्ते में जो ठेकेदार हैं उन्होंने चोरियां की। हमें रोजगार एक ही मिलता है, खालिस पोर्टर काम का। हमारा यहाँ पहले चुरुंडा में प्राइमरी स्कूल होता था 5वीं तक। 5वीं के बाद बच्चे छोड़ देते थे। नाज़रीन, जैसा कि कहा जाता है, एक कौम को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए तालीम याफ्ता बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अभी एक मिडिल स्कूल में ही मौजूद है, तो जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, क्या यहाँ पे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल पाती है, क्या यहाँ पे एडिक्वेट नंबर ऑफ स्कूल्स कॉलेजेस है, और क्या कुछ मुश्किलात का सामना यहाँ के स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। पढ़ाई से हम बहुत कमज़ोर लोग हैं, पढ़ाई है नहीं हमारे पास। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने ज़्यादा पढ़ाई की 8 क्लास तक मुश्किल से पहुँचते हैं, उसके बाद उड़ी जाना पड़ता है। 100 रुपया पर डे किराया लगता है हमें गाड़ी का, तो इतना तो हमारे पास है नहीं है हम बच्चों को दें किराया, तो ये जाएं पढ़ें आगे बढ़ें। तो मैडम जी ने पूछा कि आप श्रीनगर में जाकर क्यों नहीं मजदूरी कर सकते, अनपढ़ लोग वहाँ कैसे जाएंगे, हमें वहाँ जाने का कोई पता ही नहीं चलता, अनपढ़ हैं, वहाँ भी थोड़े पढ़े लिखे लोग लगते हैं। इस रोड के कारण से हमें बहुत मुश्किलात हैं। सबसे बड़ी मुसीबत पड़ती है कि हमारे बच्चे 8 क्लास से आगे जा ही नहीं सकते। सबसे बड़े से बड़ा रुखसार चुरुंडा बटग्राम में यही है कि महीने में 10 या 20 आदमी फ़ौज के साथ चले गए, पोर्टर काम किया, और वे भी उनको वारी मिलती है। यहाँ पॉपुलेशन बहुत दुनिया है यहाँ, तो उनको वारी मिलती है। 1 महीना 12 महीने में से एक घर को 1 महीना मिलेगा मुश्किल से। तो फिर भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं फ़ौज के कि हमारी इतनी मदद भी होती है। अगर हमारा कोई बीमार हो जाता है इस सर्दी के मौसम में, तो दवाई हमें फ़ौज से थोड़ी बहुत मिलती है, फ़ौज ही हलफ करती है। यहाँ जो अस्पताल हमारा है उसमें देख लो, एक सिर दर्द की टैबलेट भी मिलनी बहुत मुश्किल है। ना हमें कोई गाड़ी की सहूलत है गवर्नमेंट की तरफ से अस्पताल की, ना हमें दवाई की कोई सहूलत है, ना डॉक्टर की है। हमारे यहाँ स्कूल हैं, तो नीचे एक स्कूल है लालूमार स्कूल,
उसमें तकरीबन रोल बच्चे का 120 तक है, तो टीचर एक है वहाँ, क्या पढ़ाएगा वे, क्या पढ़ाई करेंगे, क्या हमें पता ही नहीं चलता हमारी पॉपुलेशन को, भाई श्रीनगर कहाँ है, बारामूला कहाँ है, कोई पता नहीं चलता हमें। हमारे लिए थोड़ा इंसाफ होना चाहिए। चलो शुक्रिया। मैं एजुकेशन के हवाले से बात करूंगा कि ये बहुत बड़ा इलाका है चुरुंडा। चुरुंडा में 4 प्राइमरी स्कूल हैं और 1 मिडिल स्कूल है। बदकिस्मती की बात है कि मिडिल स्कूल को आज तक अपग्रेड नहीं किया गया हाई स्कूल में। हाई स्कूल का दर्जा देना था गवर्नमेंट ने, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि हमें हाई स्कूल का दर्जा नहीं मिला। चुरुंडा और बडग्राम एक हल्का है। चुरुंडा और बडग्राम के तुलबा व तालिबात को 15 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके तालीम हासिल करने के लिए हाई स्कूल बलकोट में जाना पड़ता है। रास्ते में काफ़ी दुश्वारियां आती हैं। इसी तरह मैं आपको बताता चलूं कि आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर बनी चुरुंडा के बच्चे सुबह सवेरे 7 बजे घर से निकलते हैं और वो 10 बजे हाई स्कूल बलकोट में पहुँचते हैं। 4 बजे जब स्कूल से छुट्टी होती है तो मुश्किल से रात को वो 6 साढ़े 6 घर पहुँचते हैं। रात को थके हुए होते हैं, कोई गाड़ी का इंतज़ाम नहीं है, आने जाने में काफ़ी मुश्किलात आती हैं। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि चुरुंडा से उड़ी तक 20 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल उड़ी, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल उड़ी, डिग्री कॉलेज उड़ी में तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़ता है। तो मेरी ये ख़ास करके एडमिनिस्ट्रेशन से, बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर बारामूला साहब से और उड़ी के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, ये गुजारिश रहेगी कि चुरुंडा में मिडिल स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा दिया जाए। सही क्वेश्चन जो है इनका आरजू है कि यहाँ पर हाई स्कूल बहुत ही ज़रूरी है। हम खुद देखते हैं, हम नीचे रहने वाले हैं, जैसे थाजल गांव में हमने बहुत बच्चों से बात भी की है, बच्चों को देखा आते जाते स्कूल। हम जब इनकी बात पूछते हैं लड़कियों से, बेटा आपको कहाँ पहुँचना है शाम को, बन्नी चुरुंडा में, तो मैं कहाँ पर जाती हूँ। फिर हम ये भी बोलते हैं आप यहाँ एक रूम रख लो ना, हम इंतज़ाम करके देंगे, जो दूर दराज के बच्चे हो यहाँ रूम रख लो, हमारे इधर रख लो, आप पढ़ो, लेकिन एजुकेशन पूरी करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई ज़ाया कहीं नहीं जाती है, लेकिन करने के लिए भी तो बहुत सारे गरीब लोग हैं। शायद कोई बच्चा बीमार भी हो सकता है, कई बच्चे होते हैं शुरू से बीमार भी होते हैं या कुछ सेहतमंद होते हैं, तो इनको दिक्कत बहुत। अगर रही उसके बाद रोड की बात, रोड अगर अच्छे से जहाँ ये स्लाइडिंग वगैरह आती है, जैसे ये थाजल और चुरुंडा के बीच में एक नीचे है एक रोड है, वहाँ स्लाइडिंग अभी जहाँ लुक पड़ी है वो रोड तो कभी नहीं रहता सर्दियों में, उसको थोड़ा सा चेंज करके अगर किसी और साइड से रोड यहाँ पहुँच जाए तो बहुत अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात ये है रोड ऐसा होना चाहिए, ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, ऐसा रोड होना चाहिए जिसके लिए बस बड़ी गाड़ी का इंतज़ाम हो सके, जो किराए में थोड़ा सा सहूलत होगी, सब बच्चे जा सकें, बीमार भी जा सकें, अच्छे भी, बूढ़े बच्चे सब। जो छोटी गाड़ियाँ आती हैं उनमें किराया बहुत ज़्यादा होता है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि बच्चे जो हैं छोटे हैं, कोई बड़े 8 क्लास पास करने के बाद बच्चा छोटा ही होता है, और उसके बाद जो बुज़ुर्ग लोग हैं बीमार होते हैं। ऐसा है गरीबों में ऐसा होता है कि किराया नहीं है, किराया देंगे डॉक्टर के पास जाएंगे या क्या, ऐसे नहीं चल सकते हैं, तो उनको बड़ी गाड़ी का इंतज़ाम बहुत ज़रूरी होता है। तो बड़ी गाड़ी के लिए रोड अच्छा होना चाहिए, और रोड ऐसे इलाके से किया जाए यहाँ पर जहाँ से बार बार स्लाइडिंग नहीं आए, सबसे ज़रूरी बात ये है कि एजुकेशन के हिसाब से अभी काफ़ी तरक्की आई है। पहले क्वांटिटी पे हम जोर देते थे, अभी क्वालिटी हमारे पास आ चुकी है। पढ़ना क्या, हम पढ़ क्या रहे, और हम ये नहीं समझ रहे कि हम फ्यूचर के लिए करें क्या। पिछले 5 सालों में एजुकेशन में काफ़ी चेंज आई है, यहाँ के बच्चे बहुत आगे पहुँच गए हैं। आज से तकरीबन 1000 साल पहले की बात है, उस वक़्त उन्होंने कहा जब आप तालीम दोगे तो तालीम के साथ हुनर भी दो।
गवर्नमेंट जो है उनको फोकस्ड रहना चाहिए, जो गवर्नमेंट इदारे हैं उन पे फोकस्ड रहना चाहिए, सो दैट जो हमारे पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं उनको वहाँ से फ़ायदा मिले। यूथ अनएम्प्लॉयड है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गलत कामों में लग जाती है। हमारे पास स्पोर्ट्स है, हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे पास आर्ट का सेक्शन आता है जहाँ पर हम आर्ट सीख सकते हैं एटसेट्रा। हमारे हॉस्पिटल में अभी तक MRI की फैसिलिटी नहीं है, हमारे हॉस्पिटल में CT स्कैन नहीं होता, हमारे हॉस्पिटल में जो ICU है वहाँ पर वो मेंटेन नहीं किए गए हैं। और मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ उड़ी में, उड़ी गर्ल्स हाई सेकेंडरी में। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब हम यहाँ से जाते हैं स्कूल तो पैदल जाना पड़ता है, तो गाड़ी तो होती नहीं है, अगर हुई भी फिर उसका 100 रुपीज़ हमें भरना पड़ता है किराया, इसीलिए हम नहीं जा सकते गाड़ी में, हम पैदल जाते हैं और रात को भी पैदल आते हैं वापस। हम 6-7 बजे अब घर पहुँचते हैं, फिर हमें बोलते हैं पढ़ाई करो, रात को क्या पढ़ाई करेंगे, थके हुए होते हैं, पढ़ाई भी नहीं होती। फिर सुबह जाके हमें स्कूल में जो काम दिया होता है वो दिखाना पड़ता है टीचरों को, कैसे दिखाएं, हम हुआ ही नहीं होता कैसे दिखाएंगे, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारी मदद की जाए कुछ हमें। और जानना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा आप शाम को 6-6:30 बजे घर वापस आती हैं, तो फिर आपने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे अच्छे से आपको दस्तयाब नहीं होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी न होने से आपको कितनी ज़्यादा और परेशानियाँ फेस करनी पड़ती है स्टडीज़ को लेके? रात को पढ़ाई करते तो लाइट नहीं हो तो कैसे करेंगे, तो इसलिए हम नहीं कर पाते हैं पढ़ाई, लाइट के बिना भी नहीं होती है, हमारे पास और कुछ तरीका भी नहीं कि हम पढ़ाई करेंगे, इसलिए हम बोलते हैं लाइट का भी कुछ किया जाए, हमें पढ़ाई नहीं होगी तो हम इधर कैसे रहेंगे। जो फिर बाद में अब इतनी मजबूरी हमें इतनी उठानी पड़ती है कि पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, छोड़ के फिर आपको पता ही है। और अब हम बोलते हैं पढ़ाई करो, कैसे करें हम पढ़ाई, ये हमें पढ़ाई नहीं है, ये मजदूरी का काम है। अभी हम बताओ, हम सुबह जाते हैं तो शाम को वापस आते हैं, तो नींद भी हमें वहीं आंखों में रहती है, तो हम स्कूल में जाकर दमा करते हैं। वो क्या बोलेंगे उधर, टीचर बोलते हैं क्या हुआ, आंखों के ऐसे लगता है जैसे सोए हुए आए हम स्कूल में, पता ही नहीं चलता है कुछ, पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। तो पढ़ाई छोड़कर बाद में हमें पढ़ाई छोड़कर इधर घर में रहना पड़ता है। सबसे ज़्यादा लड़कियों को मुश्किल होता है, जब लड़के स्कूल छोड़ भी दिया कुछ और काम कर लेंगे, तो लड़कियां क्या करेंगी, लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं है ना। जैसे कि एजुकेशन पर बात हुई, हमारा यहाँ पहले चुरुंडा में प्राइमरी स्कूल होता था 5वीं तक, 5वीं के बाद बच्चे छोड़ देते थे, बाद में हमारा मिडिल स्कूल हुआ, उसके बाद साथ ही में प्राइमरी स्कूल कुछ मिले हमें वार्ड वाइज। अभी हमारी यही डिमांड रहती है सरकार से कि हमारे मिडिल स्कूल को बढ़ा के हाई स्कूल किया जाए। उसके बाद जो बच्चे यहाँ से सुबह निकलते हैं 8वीं क्लास के पढ़ने के बाद जब उड़ी या बलकोट का रुख करते हैं, उनमें उनको बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, या तो वो स्कूल छोड़ देते हैं या तो परेशानी का या किसी हादसे का। जैसे कि हमारा एक बार हादसा हुआ, एक बच्चा यहाँ से जा रहा था, बारिश हुई और नाले में बह गया, बाद में दूसरे दिन फौज की तरफ से डेड बॉडी निकाली गई। इसी तरह शिलिंग जब होती है बच्चे स्कूल जा नहीं पाते, और इसी तरह हमें हाई स्कूल की ज़रूरत है। उसके साथ ही अगर जो बच्चे हमारे 8th क्लास से या 10th से पढ़ना आगे शुरू करते हैं, उनके लिए हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि अगर उड़ी में एक हॉस्टल खोला जाए, ताकि हमारे बच्चे जो दूर दराज से आना या जाने में दिक्कतें होती हैं तो उसमें वो रात को वहाँ ठहर सकेंगे। सर स्कूल की बहुत प्रॉब्लम है हमें सर, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। जब यहाँ इलाका बर्फ़ानी है, बर्फ़ानी इलाके में बच्चे जा नहीं सकते, हमारे बच्चे गए भी अगर तो भूखे जैसे ऐसे पहुँचते हैं वापस घर में, तो इसकी बहुत प्रॉब्लम है सर। हमें सहूलियत किया जाए, स्कूल दिया जाए, टीचर दिया जाए। सर जैसा कि आपने पूछा यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन क्या है, यहाँ क्वालिटी एजुकेशन की बात दूर है सर, यहाँ क्वांटिटी एजुकेशन भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो है एजुकेशन सिस्टम में स्कूल नहीं है, अगर स्कूल हैं भी हैं तो यहाँ स्टाफ नहीं है। दूसरी बात रही यहाँ पर अगर बच्चे 8th पास करते भी हैं तो आगे वो कहाँ जाएंगे, उनके पास वो रिसोर्स नहीं है कि वो आगे पढ़ाई करेंगे।
क्योंकि यहाँ पर हाई सेकेंडरी होनी चाहिए थी पहले तो, लेकिन यहाँ पर हाई स्कूल भी नहीं है। हमने डिमांड की चुरुंडा या बाडरा में किसी जगह हाई स्कूल ही होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक हमारी वो डिमांड पूरी नहीं की। दूसरी बात, अगर आज यहाँ पर आपने की क्वालिटी एजुकेशन की, आपको पता है कि आज कंपटीशन का दौर है और उसके हमें खाली सिर्फ एजुकेशन नहीं लेनी है, बल्कि हमें एक आला एजुकेशन लेनी है ताकि हम यहाँ से दिल्ली वाले लड़के का मुकाबला कर सकें, श्रीनगर वाले लड़के का मुकाबला कर सकें। लेकिन हमारे पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि हम कंपटीशन कर सकें उनके साथ। तो हम जब हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है, हमारे पास स्कूल नहीं है, हमारे पास कोई चीज़ है नहीं, तो हम कैसे उनका मुकाबला करेंगे। कि 2005 में यहाँ जलजला हुआ, हमारा एक EGS सेंटर चल रहा था लपाड़ा, यहाँ दूसरे मोहल्ले में, और उसमें क्या हो गया, उस बच्चे जो टीचर था उसकी डेथ हो गई, उसकी जगह 2 टीचर दोबारा अपडेट हो गए। अपडेट होने के बाद उन टीचरों को यहाँ से कन्वर्ट करके दूसरे किसी जगह शिफ्ट किया गया। हमारे स्कूल को भी मिडिल स्कूल में लाया गया, शिफ्ट किया गया। हमारी ये गुजारिश है एजुकेशन मिनिस्टर से, MLA साहब से, कि वो टीचर हमारे वापस ले आके वो स्कूल फंक्शन करना चाहिए, क्योंकि वो इलाका जो है स्कूल के बिना बैठा हुआ है और वहाँ के बच्चे कोई स्कूल आता है कोई नहीं आता है। 2 टीचर जो यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ गए, क्या अगर स्कूल को मिडिल स्कूल के साथ शिफ्ट किया गया, लेकिन टीचरों को क्यों नहीं मिडिल स्कूल में लिया गया, टीचरों को क्यों दूसरे इलाके में, जब वो पेमेंट यहाँ से ले रहे हैं और ड्यूटी वो कर रहे हैं किसी और इलाके में, उड़ी में है या किसी दूसरे इलाके में। हमारी सरकार से ये गुजारिश होगी कि उनको वापस मिडिल स्कूल चुरुंडा में भेजा जाए या स्कूल को फंक्शन किया जाए। ये जानना चाहूँगी कि जैसा हमें यहाँ पे सुनने को मिला कि चुरुंडा के चंद, या मैं कह सकती हूँ 4 या 5 लोग सिर्फ जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो अभी सर्विस कर रहे हैं, और बाकी सारे लोग यहाँ पे मजदूर हैं। तो क्या वजह है इसकी कि बेहद कुछ लोग ही यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में, क्या वजह है, क्या जो यहाँ पे एजुकेशन अच्छे से नहीं मिल पा रही है बच्चों को, क्या ये वजह हो सकती है कि लोग यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं हैं? सर यहाँ जो है मेन वजह ये हो जाती है, जब हमारा 8वीं क्लास पास होती है तो यहाँ से पैदल जब शुरू करते हैं उड़ी की तरफ, तो सुबह जाना और शाम को आना, और उससे हमारी तंग आके बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। अगर इसका बंदोबस्त किया जाएगा सरकार की तरफ से, स्कूल को भी अपडेट किया जाए, कोई हॉस्टल खोला जाए, तब हमारे बच्चे एजुकेशन पर आ जाएंगे, और एजुकेशन जब आएगा तो तब मजदूर नहीं रहेगा, तब कोई डेवलपमेंट हो सकता है। जो कि एग्रीकल्चर है, ये खाली कश्मीर की इकानमी की बैकबोन नहीं है, पूरे इंडिया की जो इकानमी है 70 to 80% जो इकानमी जनरेट होती है, ये इसकी बैकबोन मानी जाती है। खाद मियारी होनी चाहिए, दवा मियारी होनी चाहिए, हम दूर तक नहीं जाएंगे, तब हमारा सेब मियारी होगा जब हॉर्टिकल्चर इस पर ध्यान देगा। हॉर्टिकल्चर जो सेक्टर है, ये बैकबोन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी एक जनरेशन हुई थी यहाँ पे। और जब क्वालिटी फ्रूट होगा मार्केट में जाएगा, तब वो एक कंपटीशन में चला जाएगा। यही उम्मीद है कि हमारी ये बात मुतल्लका हुकाम तक पहुँच जाए और इसका सरीबाब हो जाए। हमने बहुत पहले से ही डिमांड कर रखी थी कि कम से कम इस इंडस्ट्री को क्रॉप इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाए, ताकि जो भी नागानी आफात हो उससे हमारा ग्रोवर जो है, हमारा किसान जो है, ज़मींदार जो है, बाग मालिक जो है, वो उन सब से महफूज रह सके। आज टेक्निकल गाइडेंस होनी चाहिए एक बागवान को। ये जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, हमारी इकोनॉमी इसी पर डिपेंडेंट है। नाज़रीन, जैसा हम जानते हैं कि अभी हम चुरुंडा इलाके में मौजूद है, जो उड़ी का सबसे आखिरी गांव है, और बिल्कुल हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बिल्कुल नज़दीक अभी खड़े हैं। तो जानने की कोशिश करूंगी यहाँ के लोगों से कि क्या अब भी यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर शेलिंग होती है, और अगर होती है तो क्या, कौन सा सपोर्ट यहाँ के लोगों को होता है, क्या कुछ मुश्किलात का सामना इन्हें करना पड़ता है क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की वजह से।
मदद अगर हमें होती है वे एक फ़ौज की तरफ से होती है, आर्मी की तरफ से होती है कि उस वक्त तो यहाँ कोई आ ही नहीं सकता सिविल डिपार्टमेंट का, तो वे जितनी मदद भी होती है वे फ़ौज करती है। हमारी कैजुअल्टियाँ हुई हैं, यहाँ बहुत लोग मार गए और कुछ लोगों की आधे आधी जाने गई हैं, किसी की टांग नहीं है, किसी को बाजू नहीं है, कुछ डेड बॉडियाँ हुई। तो उसके बाद गवर्नमेंट के आगे हमने रिक्वेस्ट रखी कि हमें बैंकर मिलने चाहिए। यहाँ चुरुंडा के नाम पर जो बैंकर आए वे 5-6 बैंकर बने यहाँ, बाकी वाले बैंकर भी नहीं बने। वे भी एक ठेकेदार आया, उसने भी अच्छे ढंग से नहीं बनाए। उसने बोला कि मुझे रोल है, गवर्नमेंट का आर्डर ये है कि जहाँ रोड है वहीं बैंकर बना। कि भाई ये तो उनके साथ हमारा कोई मायदा नहीं है पाकिस्तान वालों के साथ कि हम बम जब भी मारेंगे रोड ही के आसपास मारेंगे, बाकी वाले लोगों पर नहीं गिरेगा बम। उसने तो बिल्कुल वे बैंकर जो बनाए वे रोड के आसपास 5-6 बनाए और निकल गया। हमने केस भी किया, कोर्ट केस कर एक बैंकर यहाँ चुरुंडा में वार्ड 4 में बनवाया है, बाकी वाले उसने बैंकर वहाँ रोड के आसपास बनाए, वे भी अधूरे ही छोड़कर भाग गया। हमें सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हमारे साथ यहाँ हम LOC 0 LOC के ऊपर रहते हैं। हमें हर वक्त छोटा बड़ा फैर आ सकता है, हमें बहुत बड़ी मुसीबत होती है इस बारे में। अगर हमारी मदद थोड़ी बहुत, जितनी भी मदद करती है फ़ौज करती है। हमारी कोई कैजुअल्टी हो जाती है, कोई ज़ख्मी होता है, उसको फ़ौज उठाती है। हमारे पास कोई पैसा नहीं होता हम किसी साइड ले जाएं, वे गवर्नमेंट फंड्स को फ़ौज के पास होती है अपनी कंपनी की या कुछ भी, कोई अफसर भी है, 5,000 10,000 20,000 रुपया वे देते हैं अपने किसी, हम ले जाते हैं गाड़ी में, कोई बेचारा बचता है, कोई मारी जाता है। इतनी सहूलत है हमें, और कोई सहूलत गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। 10 दफ़ा यहाँ से निकल कर भाग कर 2019 की बात करते हैं, मैं 6 महीने उड़ी स्कूल में बैठा हूँ। गवर्नमेंट ने बोला हम आप लोगों को इतनी सहूलियत देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बड़े बड़े अफसर आए, बैंकरों का मायदा वहाँ हुआ, तो बैंकरों की लास्ट में वे हालात हुई। हमने कम से कम अगर शेलिंग के लिए हमारा बचाव ये है, हमें बैंकर मिलने चाहिए। हमें यहाँ कुछ ना कुछ हमारी और सहूलत हो सकती है। फैर के हवाले से अगर यहाँ पे बात की जाए, हमारा ये जो इलाका है ये 0 लेन के ऊपर मौजूद है, 0 लेन पे वाक़ है। यहाँ जब भी शेलिंग होती है तो उस टाइम यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत मुतासर होते हैं शेलिंग की वजह से। इससे पहले भी यहाँ पे काफ़ी लोग मारे गए और यहाँ पे बहुत बुरी तरह से जब फायरिंग होती है तो बुरी तरह से यहाँ पे फायर गिरता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो बंकर्स हमारे को दिए हैं वो उन्होंने कम्युनिटीज़ बंकर दिए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे जो घर हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, दूर दूर के फासले पर हैं जो। और जब यहाँ पे फायरिंग शुरू होती है उस टाइम पे लोग भाग के एक जगह उस कम्युनिटी बंकर में नहीं जा सकते हैं। उसके लिए इनको 2 घर में 1 बैंकर होना चाहिए। इतने दूर वो बैंकर इन्होंने दिए हैं, उनमें शेलिंग के टाइम तो बंदा भाग के जा नहीं पाएगा और वो उस टाइम उधर में जाएगा तो उसकी जान भी जा सकती है। इसके लिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे पर्सनल जो बंकर्स हैं वो लोगों को दिए जाएं। शेलिंग का ये है कि जब 90 से शेलिंग शुरू हो गई, हालात ख़राब हो गए, हमारा एरिया ज़्यादा इसमें ज़द में आता रहा और 17 आदमी की आज तक जो है डेथ हुई है, 35 से ज़्यादा की जो है कैजुअल्टी हुई है और उनको भी कोई बेनिफिट सरकार की तरफ से नहीं मिला है। हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि हम ज़्यादातर जो 0 लाइन पर हैं, जो हमारे शेलिंग से ज़ख्मी हुए या एजुकेशन में स्कूल की तरफ जाते हुए बच्चे की भी डेथ हुई और शेलिंग से हमारा पूरा निज़ाम जो है वो बैठ जाता है। ना हम माल मवेशी को बाहर निकाल सकते हैं, ना हम स्कूल बच्चों को भेज सकते हैं, ना हम मजदूरी कर सकते हैं और ना ही कहीं जा सकते हैं। इसलिए सरकार से हमारा ये भी एक बहुत बड़ा गुजारिश है कि शीश फायर जब 2025 फरवरी 2021 को बाद शीश फायर हुआ, एक नई ज़िंदगी की राह
मिली, उससे ज़्यादा लोगों ने कारोबार किया, घर बनाए। और ज़्यादातर हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सरकार सीज़ फायर पर जोर दे ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छा अमन रहे और हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरे और आगे भी बढ़ सकता है। इसलिए हमारे अगर बैंकर की ज़्यादातर ज़रूरत पड़े तो पहले तो अल्लाह करे कि ये ज़रूरत ही ना पड़े, पड़नी चाहिए तो फिर हर घर को पर्सनल बैंकर की ज़रूरत है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। सीज़ फायर तो हर एक के लिए, हक जानवर के लिए अच्छी बात है। अगर सीज़ फायर हो जाएगा तो हर एक को सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमारे को एक किसी वक्त छोटे फायर का आवाज़ आएगा तो हर घर में शिद्दत फैल जाएगी कि अभी फायर होने वाला है। बच्चियां खाना छोड़ देंगी और जो माल मवेशी के साथ होगा, माल मवेशी वहीं और चीते वगैरह खा जाएंगे। इसलिए सीज़ फायर का होना बहुत ज़रूरी है। और बात आई जैसे हमारी मैडम ने बताई कि उड़ी से तिलावाड़ी के लिए बड़ी गाड़ी का इंतज़ाम हुआ है, वो तो हुआ है। चुरुंडा के लिए भी अगर रोड का इंतज़ाम किया जाएगा, जैसे कि छोटी गाड़ी को 30 से 60 रुपया देना पड़ता है, तो बड़ी गाड़ी को हमारे को देना पड़ेगा 30 रुपया। छोटी गाड़ी को 60 रुपया और बड़ी गाड़ी को 30 रुपया देना पड़ेगा। इसके लिए कि हर गरीब को फ़ायदा मिलेगा। कि सीज़ फायर सबसे बड़ी बात जो है कि दो मुल्कों के दरमियान सीज़ फायर होना चाहिए, उससे हर एक को शांति मिलेगी। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। अगर आप भी चाहते हैं हमारी टीम अगला दौरा आपके इलाके का करे तो दिए गए साइट्स पर हमें राब्ता करें। तब तक के लिए दीजिए हमारी रूबरू की टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।